हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहां पर हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो क्या है, उसके क्या अलग अलग कारण रहे। अब हम ये सुनते हैं कि ये रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाती है, ये अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं कर पाती है। तो आइए आज उसी चीज के बारे में जानते हैं कि ये रिवोल्ट जो है वो फेल क्यों हुई, क्या उसके कारण रहे। ठीक, ये एक ऐसी आग थी जिसने नेशन के अंदर शोला तो भटकाया, लेकिन वो पूरी सल्तनत को है राख नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी राख? क्योंकि उसके पास ईंधन की कमी थी। ठीक, अब हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्यों फेल हो जाती है। हमारे पास यूनिटी और लीडरशिप की लैक होती है, यानी कि इस मूवमेंट को एक नेशनल कैरेक्टर जो है वो नहीं मिलता है, यानी कि रीजन के अंदर ही ये मशहूर होती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास मास का सपोर्ट नहीं था। जितने भी रूलर्स और एलीट पीपल थे उन्होंने किसे सपोर्ट किया? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका टेरिटोरियल स्प्रेड जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, यानी कि नॉर्थ के अंदर ही सिर्फ ये नॉर्थ और सेंट्रल के कुछ पार्ट्स के अंदर ही ये रिवोल्ट स्प्रेड होता है। साउथ का पूरा एरिया जो है वो अनइफेक्टेड रहता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आर्म्स और सप्लाई की बहुत ज्यादा कमी थी, और हमारे जो काउंटर पार्ट थे यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास जो है वो न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से जो उनके पास आर्मरी थी, आर्म्स थे, उनके पास ब्रिटिश के पास सुपीरियर रिसोर्सेस थी। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर्स जो है वो लीड करें। अब लोग जो है वो रीजन के हिसाब से लॉयल है, यानी कि नेशन को लॉयल नहीं है। उनके पास एक यूनिफाइड जो है कमांड स्ट्रक्चर नहीं है। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब ये जो सोल्जर्स है ये मेरठ से निकले और दिल्ली की तरफ इन्होंने मार्च किया, बट वहां पर तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना हेड जो है वो डिक्लेयर किया था। तो फिर हम ये चीज क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर नहीं है? हमने तो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंद तो डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी चीज देखी कि उसका रोल सिर्फ सिंबॉलिक था, नॉमिनल था। ठीक, और मेन पावर किसके पास थी? मेन पावर्स जो है वो रीजनल लीडर्स के पास थी। जैसे हमने देखा था कि बख्त खान के पास थी, जो बरेली के आर्टिलरी का एक जो है लीडर था। रिबेलियन स्टेट लोकल, पंजाब साउथ स्टेट लॉयल। अब जो रिबेलियन है वो लोकल ही रही, यानी कि ज्यादा एरिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, ज्यादा एरिया के अंदर फैल नहीं सकी। पंजाब और साउथ का पार्ट जो है वो लॉयल रहता है किसको? ब्रिटिशर्स को। सिपॉइज लैक्ड मॉडर्न राइफल्स एंड सफिशिएंट म्यूनिशंस। अब सिपॉइज जो थे, जो रिवॉल्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, उनके पास मॉडर्न राइफल्स थे नहीं, और उनके जो काउंटर पार्ट्स थे, उनके जो अदर हैंड उनके साथ जो लड़ते थे ब्रिटिशर्स, उनके पास मॉडर्न रिसोर्सेज थी। तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक जो है वो रहता है, हमारी एक वीकनेस रहती है, जिसकी वजह से रिवॉल्ट जो है वो टोटली खत्म हो जाती है। ब्रिटिश मोबिलाइज ट्रूप्स स्विफ्टली वाया टेलीग्राफ एंड ट्रेन्स। अब ब्रिटिशर्स के पास जो है वो क्या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए न्यू तरीके हैं, जैसे कि उनके पास टेलीग्राफ है, ट्रेन्स है। तो अब अपने रिसोर्सेज को वो और अपनी ट्रूप्स को स्विफ्टली मूव कर सकते थे, और इंडियंस के पास ऐसी कोई सिस्टम जो है वो नहीं था। ठीक है, और इंडियंस जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे। मासेस, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स, इंटेलिजेंसिया डिड नॉट जॉइन। अब इसमें एक मासेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट, इंटेलिजेंसिया, ये जो रिबेल्स को ज्वाइन नहीं करती है, ये ब्रिटिशर्स को लॉयल रहते हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये लोगों ने रिबेलियन को सपोर्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जिनकी वजह से इनकी प्रिविलेजेस जो है इन्होंने खो दी थी। लेकिन अब ये यहाँ पर हमें अपना क्रिटिकल एनालिसिस लाना चाहिए कि अब ब्रिटिशर्स ये किसके लिए लड़ रहे थे? अपने लॉस्ट प्रिविलेजेस के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने तो देख लिया इनका सिस्टम कि अगर हम इनको इनका हक वापस देते हैं तो ये हमें लॉयल रहेंगे, ना कि अपने लोगों को। ठीक, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी फेलियर के अंदर। और जिस तरीके से कहा जाता है कि अपना ही वार करता है तभी
जो है इंसान कमजोर पड़ता है, क्योंकि गैर को नहीं पता कि आपकी दीवार जो है वो कहाँ से कमजोर है, आपको कहाँ से अटैक करना है, क्या चीज आपको इफेक्ट करती है। मे बी अगर ये लोग उस टाइम पर इंडियंस को लॉयल रहे होते तो आज हमें आजादी 1947 की जगह मे बी 1857, अगर नहीं सही तो 1858 या 59 या 60 के अंदर तो मिल ही गई होती। ठीक, आइए अब हमने इसको एक ओवरव्यू ले लिया, इसको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। लोकलाइज्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड नेचर। अब ये जो अपराइजिंग हुई ये लोकलाइज्ड थी, यानी कि ये ज्यादा एरिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, मेन एरियाज के अंदर ही ये थी। द रिवोल्ट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड रीजन्स लाइक दिल्ली, अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया। अब ये जो रिवोल्ट है, ये जो बगावत है, ये कुछ ही रीजन्स के अंदर लिमिटेड रही, यानी दिल्ली, अवध, बिहार, बंगाल एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर ही लिमिटेड रही, ये ज्यादा एरिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई। ठीक है, और साउथ इंडिया, पंजाब, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास रिमेन अनइफेक्टेड। इन रीजन के अंदर इनको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, रिबेलियन को सपोर्ट नहीं किया। कोई भी अपराइजिंग हमें प्रिंसली स्टेट के अंदर या रिमोट विलेजेस के अंदर देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट के अंदर लोग जो रूलर थे वो क्यों लड़ रहे थे, अपनी खोई हुई पावर्स के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने उनको वो पावर दे दी, ब्रिटिशर्स ये प्रॉमिस करते थे कि अगर लोग जो है उनके साथ लॉयल रहेंगे, उनको रिवार्ड्स देंगे, उनको जो है लालच देते थे पावर का। तो इस तरीके से उन्होंने एक अपर हैंड यहाँ पर शो किया ब्रिटिशर्स ने। It lacked nationwide support and did not evolve into a pan-Indian movement. अब इसकी वजह से इस रिवॉल्ट के पास नेशन वाइड सपोर्ट नहीं था। हमने देखा कि अलग अलग लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मासेस सपोर्ट कर रही है ब्रिटिशर्स को, तो इसमें ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब पहले तो थी, लेकिन लंबे समय तक वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे रिवॉल्ट को, तो इसीलिए इसके पास नेशन वाइड सपोर्ट नहीं थी, और इसके बाद ये एक पैन इंडियन मूवमेंट नहीं बन सकी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये हम देखते हैं कि हमने एक जो है यहाँ पर मैप भी लगाया आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये दिखा मतलब मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली वीडियो में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कि हमने आपको सिखाया कि आंसर का फॉर्मेट किस तरीके से, आंसर को किस तरीके से फ्रेम करते हैं। ठीक, हमने पूरे स्टेप्स उसमें आपको सिखाए। ठीक है, और साथ में हमेशा हिस्ट्री की जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो एक मैप जो है वो ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखते हैं हम कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स थे वो है अंबाला, दिल्ली, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस और बैरकपुर। सिर्फ इन्हीं रीजन के अंदर आप देखो कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है, लेकिन सिर्फ मेन सेंटर्स जो है यहाँ पर है, तो इसके पास नेशन वाइड सपोर्ट नहीं है। पूरी ये सपोर्ट, पूरा ये जो एरिया है या पूरी ये जो रिवॉल्ट है ये फ्रेगमेंटेड है अलग अलग रीजन्स के अंदर, तो ये भी एक कारण रहता है इसकी फेलियर का। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन प्रिंसेस की लॉयल्टी ब्रिटिशर्स के लिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैनी इंडियन रूलर्स एक्टिवली सपोर्टेड द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ द रिबेल्स। अब बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को इंस्टेड ऑफ द रिबेल्स। उन्होंने रिबेल्स को सपोर्ट नहीं किया, किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं ग्वालियर के सिंधियाज, इंदौर के होलकर्स, हैदराबाद के निजाम, राजपूत चीफ्स, और कश्मीर के और सिख चीफ्स जो है वो भी ब्रिटिशर्स को लॉयल रहते हैं। ठीक है, और रिबेलियन को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहता है इसकी फेलियर का। मे बी अगर ये उस टाइम पर रिबेलियन को, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करते तो हम जो है वो पहले आजाद हो चुके होते, या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कुछ और होते। रूलर्स लाइक सर दिनकर राव, ग्वालियर एंड सलार जंग ऑफ हैदराबाद मेंटेन पीस एंड हेल्प सप्रेस द रिवोल्ट। अब बहुत सारे ऐसे रूलर्स जैसे दिनकर राव हो गया ग्वालियर का, सलार जंग हो गया हैदराबाद का, इन्होंने अमन कायम रखा किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी की, गद्दी की पड़ी हुई थी। ठीक, और उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की। वो है ना अपने ही वार करते। ठीक, द ब्रिटिश रिवार्डेड रॉयल प्रिंसेस विद द टाइटल्स, लैंड एंड प्रिविलेजेस। अब ब्रिटिशर्स ने उनका
सिस्टम जान लिया था कि अगर हम इनको जो है थोड़ा सा लालच देंगे तो ये बहक जाएंगे। ठीक, अब ब्रिटिशर्स ने जो है एक न्यू पॉलिसी अपनाई यहाँ पर कि जो उनको लॉयल रहता है वो उसको टाइटल भी देंगे, लैंड भी देंगे और उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस भी देंगे। तो लोग इसके लालच में आ गए और उन्होंने अपने देश के साथ जो है वो गद्दारी कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन लीडरशिप की लैक हमें देखने को मिली। हमारे पास एक कॉमन लीडरशिप नहीं है। किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे पास एक कॉमन लीडर होना चाहिए, ठीक, एक कॉमन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक करिस्मेटिक लीडरशिप से वो चीजें चलनी चाहिए। ठीक, अब इस रिवॉल्ट के पास कोई भी ऐसा सेंट्रल कमांडर नहीं था और जो रीजन के अंदर अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे या लीड कर रहे थे रिबेल को, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अपने अपने तरीके से जो है वो चीजें चला रहे थे। जिस तरीके से हमने देखा नाना साहेब कानपुर के अंदर लीड कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर कर रही थी, कुंवर सिंह जो है वो बिहार के अंदर कर रहे थे। और यहाँ के जो लोग हैं, रीजनल लोग जो है, वो इन लीडर्स को जो है वो लॉयल रहते, ना कि वो एज अ होल पूरी इंडिया के लिए लड़ते। ठीक, फिर हमारे पास आता है कि लीडरशिप जो है वो फ्रेगमेंटेड थी और लोकल इंटरेस्ट्स पर बेस्ड थी। हर जगह पर जो भी रिबेलियन हमने देखा, जो भी अपराइजिंग हमने देखा, वो लोग जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, पूरे नेशन के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। अब ये चीज कैसे कहता है कि लीडरशिप किस तरीके से फ्रेगमेंटेड थी? हम इसमें देखते हैं कि जैसे ये पूरा इंडिया है, ठीक, इसको मान लो आप, ये इंडिया है, ये अलग अलग नेशन है, ठीक, अलग अलग एरियाज, सॉरी, ठीक। अब यहाँ पर अलग अलग लीडर्स लीड कर रहे हैं, सबके साथ यही चीज, ठीक, अलग अलग लीडर्स लीड कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देख लिया कि पूरी लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर फ्रेगमेंट हो गई। हमारे पास एक कॉमन लीडरशिप नहीं है, हमारे पास एक कॉमन लीडर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर कॉमन लीडर होता तो वो सबको कमांड देता और सारे लोग जो है वो इसी की बात सुनते और मे बी जो है ये प्लान सक्सेसफुल रहता। ठीक, नो ओवरआर्चिंग स्ट्रेटजी आर प्लान ऑफ एक्शन यूनिफाइड द म्यूटनर्स। और अब जो म्यूटनर्स थे इनके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई भी प्लान नहीं था, और जिसकी वजह से म्यूटनर्स जो है वो यूनिफाई नहीं हो पाए, इत्तेहाद कायम नहीं कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी लोगों के अंदर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं जागा। ठीक, बहुत सारे द आइडिया ऑफ नेशनलहुड एंड ये नॉट येट मेच्योर्ड अमंग इंडियंस। अभी लोगों के अंदर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो नहीं आया था। अभी वो रीजन को लॉयल थे, रीजन को भी लॉयल नहीं थे, बल्कि वो लीडर्स को लॉयल थे। ठीक, many communities and classes acted in their own self interest। बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं या क्लासेस जो हैं वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रही थी। जैसे पीजेंट्स हो गए, तालुकदार्स हो गए, जमींदार्स हो गए, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हो गई, या प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हो गए। तो वो सारे लोग जो हैं वो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। जिस तरीके से हमने देखा कि कानपुर के अंदर नाना साहब क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि 8 लाख सालाना इनकम उनको देने से ब्रिटिशर्स ने इनकार कर दिया। देन उनका जो टाइटल है पेशवा का वो छीन लिया उनसे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर क्यों लीड कर रही थी, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्ट को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि उनका जो बेटा था उसको ब्रिटिशर्स ने उसके राइट्स नहीं दिए और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग झांसी को अनेक्स कर दिया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। ठीक, तो हम देखते हैं कि उनके पास कोई भी जो है एक यूनिफाइड प्लान नहीं था। वो सारे एक अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है वो लड़ रहे थे। अपर कास्ट लॉयल्टीज, प्रिंसली पॉलिटिक्स एंड लोकल राइवलरीज डायल्यूटेड यूनिटी। अब ये क्या होता है कि ये जो अपर कास्ट लोग हैं इनकी जो लॉयल्टी ब्रिटिशर्स के साथ रहती है, या इनकी जो लॉयल्टी अपनी कास्ट को रिलेटेड रहती है, ठीक, ये जो प्रिंसली पॉलिटिक्स है इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और लोकल राइवलरीज अमंग द रिबेलियस लीडर्स, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, यूनिटी को तो पूरी तरीके से डाइल्यूट कर देते हैं। रिलीजियस डिविजन्स एंड कास्ट प्रेजुडाइसेस आल्सो प्लेड अ रोल। अब लोग रिलीजन के बेस पर भी डिवाइड थे, तो ब्रिटिशर्स पहले से ही पॉलिसी अडॉप्ट करते थे डिवाइड एंड रूल। तो जो है ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर भी जो है इसमें एक रोल प्ले करते हैं। द रिवोल्ट वॉज मोर रिएक्शनरी एंड फ्यूडल देन ए ट्रू नेशनलिस्टिक स्ट्रगल। अब ये रिवोल्ट जो है वो ज्यादा रिएक्शनरी थी,
मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने कोई भी चीजें इंट्रोड्यूस की, उसकी वजह से जो भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं तो उन्होंने उसका रिएक्शन दिया। ये एक नेशनलिस्टिक स्ट्रगल नहीं थी, ठीक, इसीलिए भी ये फेल हो जाती है। देन हमारे पास आता है आर्मी के पास डिसिप्लिन की कमी थी और उनके पास आर्म्स की कमी थी, ठीक। रिबेल्स लैक्ड मिलिट्री डिसिप्लिन एंड कोहेजन। अब जो रिबेल्स थे, जो बगावत को लीड कर रहे थे, या जो भी लोग थे, उनके पास मिलिट्री डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक, और उनके पास यूनिटी की भी कमी थी। बहुत सारे जो रिबेल्स हैं जो लीड कर रहे थे वो पोरली ट्रेन थे, इतने अच्छे सही तरीके से उनको ट्रेन नहीं किया गया था, और वो किस पर रिलाय कर रहे थे? ब्रिटिश आर्म्स पर। जो ब्रिटिशर्स उन्होंने लूट मार की, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मारा है, उनसे जो उनको आर्म्स या एम्यूनिशंस मिले हैं वो उस पर रिलाय कर रहे थे। वो कितनी देर तक रिलाय उस चीज पर कर पाते, ठीक। फिर आता है ब्रिटिश ट्रूप्स वर बेटर आर्म्ड, और दूसरी तरफ इंडियंस जो है वो, मतलब एक तरफ जो हमने देखा कि इंडियंस के पास ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ठीक, और वो उन्हीं पर रिलाय कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने आर्म्स कैप्चर किए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश का ट्रूप्स है वो बेटर आर्म्ड है, उसके पास बेटर तरीके से वो ट्रेंड भी है, और उन्हें मॉडर्न लॉजिस्टिक्स के साथ वो चीजें उन्हें सपोर्ट कर रही है, ठीक। जितनी भी ऑर्डिनेंसेस फैक्ट्रीज थी या फॉरेन सप्लाईज थी, वो किसे सपोर्ट, वो क्या चीज शो कर रही थी? ब्रिटिश की सुपीरियरिटी, यानी कि ब्रिटिशर्स का इन सब चीजों के ऊपर अपर हैंड था, ठीक। और इंडियंस के पास ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं थी। अब फॉर एग्जांपल ये जो फॉरेन सप्लाई की बात कर रहा है, इस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो है इसकी कॉलोनीज बाहर भी थी, तो कोई भी रिसोर्सेज अगर उसको चाहिए होती थी तो वो बाहर की कॉलोनी से इंडिया के अंदर ले आ रहा था और रिबेलियन को सप्रेस कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्रिटिश लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंटैक्ट रही, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। रिबेल फेल्स टू डैमेज ब्रिटिश कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो ब्रिटिशर्स का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डैमेज नहीं कर पाए, कौन? रिबेल्स। रोड, रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन स्टेट ऑपरेशनल। अब पूरी रिवॉल्ट के दौरान जितने भी रोड्स हैं, रेलवेज हैं, टेलीग्राफ हैं, जितनी भी इनोवेशन ब्रिटिशर्स ने की है वो क्या रहती है? इंटैक्ट रहती है, ऑपरेशनल रहती है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, कोई भी कहीं पे भी अपराइजिंग हो रही है, कोई भी ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल रहा है, तो ब्रिटिशर्स को पता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन लाइन तो इंटैक्ट रह रही है ना, तो उसको पता है कौन सा कर रहा है। उसने वो बंदा उठाया और शाम को जेल में लिया, कोर्ट मार्शल के अंदर उसको जो है वो घसीटा कुछ देर तक, और बाद में उसको हैंग कर दिया। तो यही सिस्टम जो है वो चला रहे थे, ठीक। ब्रिटिश कुड मूव ट्रूप्स एंड रिसोर्सेज क्विकली, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के पास एक और प्लस पॉइंट ये था कि वो अपने रिसोर्सेज को और ट्रूप्स को जो है बहुत क्विकली, झट से जो है वो क्या कर रहे थे? एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग सेंटर्स है, ये 2 3 4 सेंटर हो गए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है ब्रिटिशर्स का मेन सेंटर, ठीक। अब इनके पास जो है रिसोर्सेज भी हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, सारी चीजें इनके पास, फाइनेंशियल जो है वो जखीरा भी है, ठीक। अब इस जगह से ब्रिटिशर ट्रूप्स ने बोला कि हाँ सर, हमें जो है इतनी इतनी चीजों की जरूरत है, यहाँ पर ये अपराइजिंग हो गई है, हमने जो है उसको सप्रेस करने के लिए हमें जो है इतने ट्रूप्स चाहिए, इतने आर्म्स चाहिए, इतनी गन्स चाहिए। तो अब इसके पास जो है क्या है? इसके पास कम्युनिकेशन करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है सारी चीजें मौजूद हैं। ये स्विफ्टली, ठीक है, इसके ऑर्डर जैसे इसको इधर से जो है इंफॉर्मेशन मिली, तुरंत बाद वो अपनी जो है रेलवेज के जरिए जो है ये सारी चीजें इसको प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि ये अब अपने ट्रूप्स को भी मूव कर सकता था क्विकली, और रिसोर्सेज को भी बहुत क्विकली जो है वो मूव कर सकता था। अभी जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, इसने ब्रिटिशर को एक मतलब जताने में बहुत ज्यादा हेल्प की, एक उसको एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करता है ये ब्रिटिशर्स को, ठीक। क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता है कौन किसके ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल रहा है, उसकी जो कम्युनिकेशन लाइन जो है वो इंटैक्ट रह रही है, उसको पता है कौन बोल रहा है, वो शाम तक उसको उठा लेगा, ठीक। उसके बाद टाइम फैक्टर फेवर्ड द ब्रिटिश। अब ये चीज हम देखते हैं कि जो वक्त पर चीज की जाती है हमेशा वही सक्सेसफुल रहती है, जो पहले करोगे वो भी खराब हो जाती है, और जो बाद में करोगे उसकी भी कोई जो है वो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और वक्त ने जो है बहुत साथ दिया ब्रिटिशर्स का उस टाइम पर,
The rebels failed to consolidate their initial gains quickly. Delay in decisive action allowed the British to regroup and send reinforcement. British efficiently launched counter attacks and retook major centers. अब क्या होता है कि जो रिबल्स हैं वो स्टार्टिंग में उनको सक्सेस तो मिलता है, जैसे उन्होंने कानपुर भी ले लिया, उन्होंने झांसी भी ले ली, उन्होंने लखनऊ भी ले लिया, पर वो अपनी क्विकली बहुत जल्दी अपनी उस सक्सेस को स्ट्रेंथन नहीं कर पाए, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ा पाए। तो अब जो बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, उसकी उस जो जो बीच में गैप आता है ना, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को एक जो है वो प्लस पॉइंट मिल जाता है, किस चीज के, काउंटर अटैक्स को लॉन्च करने का, और जितने भी सेंटर्स रिबेलियन लीडर्स ने लिए थे उनको वापस से रिकैप्चर करने का। ठीक है, तो टाइम फैक्टर इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हमारे पास आता है कि अर्बन सेंटर्स के अंदर ये रिवॉल्ट कन्फाइंड बनी, यानी कि सिर्फ सिटीज के अंदर ये रिवॉल्ट हमें देखने को मिली, रिमोट विलेजेस के अंदर हमें रिवॉल्ट देखने को नहीं मिली। विलेजेस रिमेन्ड मोस्टली पैसिव एंड अनइन्वॉल्व। जितने भी विलेजेस हैं हमने देखा कि मोस्टली, सारे विलेजेस नहीं, मोस्टली विलेजेस जो है वो क्या रहे, पैसिव यानी अनइफेक्टेड रहे, उनकी हमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिली। बड़े पैमाने पर कोई भी हमें पीजेंट की अपराइजिंग देखने को नहीं मिली। उसके बाद रूरल पार्टिसिपेशन की लैक थी, यानी कि हमारे पास रूरल लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं थी, जिसकी वजह से इस जो रिवॉल्ट की जो रफ्तार है हम उसको बरकरार नहीं रख पाए। अब कुछ ही रीजन के अंदर ये चलेगी तो एज अ पूरी नेशन के अंदर ये चीज सेम रफ्तार से नहीं चलेगी, तो अल्टीमेटली वो तो फेल होगी, या उसका अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद बंगाल ट्रूप्स के जो कैरेक्टर है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी फेलियर के अंदर। अब बंगाल सिपाहीज जो है वो एरोगेंट थे बहुत ज्यादा, और सिविलियंस को मिसट्रीट कर रहे थे। कभी कभी जब सिविलियन उनकी बात नहीं मान रहे थे, या जिस तरीके से सोल्जर्स कह रहे थे वो उस तरीके से उनकी बात जो है वो नहीं मान रहे थे, तो उनके ऊपर वो अटैक भी कर रहे थे सिविलियंस के ऊपर। जब आर्मी ही अटैक करने लगेगी सिविलियंस के ऊपर तो वो क्यों उनकी सपोर्ट करेंगे। ठीक, सिविलियंस ने अब बहुत सारे रीजन्स के अंदर उन आर्मी वालों को सपोर्ट नहीं किया, बंगाल ट्रूप्स को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं जहां पर इन्हीं ट्रूप्स ने जो है वो सिविलियंस को मिसट्रीट किया। ठीक, कुछ एरियाज के अंदर लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प की इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। देन हमारे पास आता है पोर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास नहीं थी, प्रॉपर तरीके से उस रिवॉल्ट को जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो वो भी इसका एक फैक्टर रहता है फेलियर का। द रिवॉल्ट वाज स्पॉन्टेनियस एंड लैक्ड प्रीमीडिएटेड प्लानिंग। अब ये जो रिवॉल्ट थी ये अचानक से हमें देखने को मिली। हाँ, इसका बेस पहले से तैयार हो रहा था, बट जो अचानक से अनप्लान्ड वे से ये मीरठ से स्टार्ट होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि इसके पास एक प्री प्लान्ड जो है स्ट्रेटजी नहीं होती है, उसमें इसको लैक करता है, और लीडर्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये अटैक नहीं करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्त में ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुई, तो अगर उस टाइम पर लीडर्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते, कोऑर्डिनेटेड अटैक करते, अगर आप बैक वक्त, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स सुपर पावर है, उनके पास कोई ऐसी पावर्स हैं कि वो किसी को हरा नहीं सकते, मतलब कोई उन्हें हरा नहीं सकता, पर यहाँ पर इंडियंस के पास कोऑर्डिनेटेड अटैक्स उन्होंने नहीं किए। अगर उस टाइम पर वक्त वो अटैक कर देते ब्रिटिशर्स के ऊपर, सारे नेशन के अंदर एक ही टाइम पर जो है वो रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाती, तो मे बी ब्रिटिशर्स हार जाते। ठीक है, ना ही तो इंडियंस के पास कोई मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी। अब गुरिल्ला वारफेयर और एंड सरप्राइज अटैक्स लैक्ड एफिशिएंसी। इंडियंस किसके तरीके से लड़ रहे थे, ट्रेडिशनल वे से लड़ रहे थे, ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर के जरिए लड़ रहे थे, या सरप्राइज अटैक्स जो थे, तो उनमें एक एफिशिएंसी लैक कर रही थी। ट्रायल ऑफ बहादुर शाह सेकंड शोड ही वाज अनअवेयर ऑफ द स्कोप ऑफ द रेबिलियन। जिस तरीके से बहादुर शाह जफर सेकंड का ट्रायल होता है, वो चीज लोगों के सामने ये शो करता है कि वो अनअवेयर था कि इस रिवॉल्ट का, इस रेबिलियन का स्कोप जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्रिटिश रिसोर्सेज की सुपीरियोरिटी थी, यानी ब्रिटिश के पास एडवांस रिसोर्सेज थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी थी। ठीक, यानी कि जनजी के हिसाब से कहें तो ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजिया था। ठीक,
ब्रिटिश ट्रूप्स वर रीइंफोर्स्ड फ्रॉम द क्रीमियन एंड चाइनीज वॉर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपने जो क्रीमियन और चाइनीज वॉर से ट्रूप्स थे वो वापस बुलाए। ठीक, ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स थे, डिसिप्लिन्ड आर्मी थी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। अब किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, फंड्स भी होने चाहिए। वो इंडियंस के पास थे नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को गुलाम बना रहे थे पहले से ही। ठीक है, उन्होंने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया था। ठीक, पर ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिशर्स के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी खासी थी। ठीक, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, टेलीग्राफ, रेलवे, स्ट्रीम शिप्स हेल्प देम मोबिलाइज स्विफ्टली। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी या जो प्लस पॉइंट ब्रिटिशर्स के पास था, इन सारी चीजों ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत तेजी से मूव कर सके और सिचुएशन को जो है वो जल्द अज जल्द संभाल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि लीडर्स के बीच में आपस में म्यूचुअल जेलसीज हमें देखने को मिलती है। ठीक, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट अमंग रिबेल लीडर्स वीकन द कॉज। अब हमने देखा कि बहुत सारे लीडर्स के बीच में आपस में, हिस्टोरियंस हमें इंटरप्रेट करके ये बताते हैं कि लीडर्स के बीच में आपस में भी जेलसीज हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये बताते हैं कि लीडर्स वर म्यूचुअली जीलस एंड इंट्रिगिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से जेलसी उनको थी और एक दूसरे के खिलाफ वो साजिशें जो है वो कर रहे थे। ये जो डिसयूनिटी है लोगों के बीच में, ठीक है, लीडर्स के बीच में, ये जो क्या करता है, इस मेड कोऑर्डिनेटेड इम्पॉसिबल एंड मूवमेंट कोलैप्स अंडर द प्रेशर। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन नहीं होने देता है। ठीक, इससे जो है वो क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन इम्पॉसिबल हो जाती है और ये मूवमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाती है जब उसका ब्रिटिशर्स का प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है और ये अल्टीमेटली ये रिवॉल्ट जो है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। देन हमारे पास हमने देखा कि मिडिल क्लास की सपोर्ट हमारे पास नहीं थी, पीजेंट की सपोर्ट हमारे पास नहीं थी, जमींदार की सपोर्ट हमारे पास नहीं थी, विच बिकेम अ मेजर कॉज ऑफ फेलियर। हमने पढ़ा पहले इन्होंने सपोर्ट की थी, इनिशियल फेज के ऊपर इन्होंने जो है सपोर्ट की थी, बट बाद में जब इनको उनका वो हक मिल गया, क्योंकि ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे ना, ये नेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे, तो जब इनको वो इनके खोए हुए हकूक ब्रिटिशर्स ने वापस कर दिए, तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी सपोर्ट को विदड्रॉ कर लिया, अपना पाँव पीछे खींच लिया, और जिसकी वजह से रिवॉल्ट जो है वो कमजोर पड़ गई। मिडिल क्लास इंटेलिजेंस स्टेट अलूफ, दूर रहा। ठीक, वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस, लॉयर्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट। उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब इनका ये कहना था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहेंगे और वही हमारे जो है बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे जिसकी वजह से हमारे हालात जो है वो बन सकते हैं, सुधर सकते हैं। बट इनको अभी थोड़ा पता नहीं था, थोड़े बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को अच्छा समझ रहे थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश एजुकेशन एंड लिबरल आइडिया, सारा काम खराब कर देता है ये वाली चीज। ठीक है, अब क्या होता है कि इनको इंग्लिश एजुकेशन से ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लिबरल आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो है ऐसे आइडियाज इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि वो इन लोगों को लॉयल बना सके अपने लिए और रिवॉल्ट को जो है वो सप्रेस कर सके। देश का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक, रिफॉर्म एज अ बेटर पाथ। अब उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आना चाहिए, मार धाड़ इनसे कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए। अब उन्होंने ये सोचा कि जब फ्यूडल रूलर्स या मुगल डोमिनेशन वापस ना आ जाए, वो उस चीज से डर रहे थे। अब वो ये चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी आ जाए या ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आ जाए। ठीक, और कुछ ये बिलीव करते हैं कि ये रिवॉल्ट जो है वो सिर्फ रिएक्शनरी थी, प्रोग्रेसिव नहीं। यानी भी कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा था, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने कोई भी चीज इंट्रोड्यूस की, कोई भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, तो जो ये रिबेलियन है वो सिर्फ रिएक्शनरी है, मतलब लोग उन रिफॉर्म्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है। अब वो लॉयल रहे किसको, ब्रिटिशर्स को, या तो कुछ न्यूट्रल रहे, ना इधर के ना पीछे के ना आगे के, तो वो न्यूट्रल रहे बीच में। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ रिवॉल्ट की जो है वो
कमजोर हो जाती है। हमारे पास एक क्लियर विजन ही नहीं है, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं है, तो वो चीज अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। देन हमारे पास है कि पीजेंट्स जो है वो भी पैसिव रहे, अनइन्वॉल्व रहे। दो दे सफर्ड अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज, हैवी टैक्सेस, रेवेन्यू सेटलमेंट्स, दे डिड नॉट राइज इन मासेस। ठीक, अब क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा कि ब्रिटिश रूल के अंदर इन पीजेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने सफर किया, उनको रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर हमने देखा सफर करने को मिला, उनको वो हैवी टैक्सेस उन्हें पे करने पड़ते थे, फिर भी लेकिन वो उनको लॉयल किस तरीके से रहे। बहुत सारे पीजेंट्स ये सोचते थे कि लैंडलॉर्ड्स के, अब लैंडलॉर्ड्स जो है वो पीजेंट्स को क्या करते थे, सप्रेस करते थे। ठीक, तो अब वो उनको शक की नजर से देखते थे, लैंडलॉर्ड्स को और सिपॉइज को। कौन? पीजेंट्स हु हैड प्रीवियसली ओप्रेस्ड देम। अब इन दोनों लोगों ने, सिपॉइज ने और लैंडलॉर्ड्स ने पहले पीजेंट्स को जो है वो बहुत ज्यादा ओप्रेस किया था, तो इसीलिए वो जो है ब्रिटिशर्स को लॉयल रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एग्रेरियन रिबेलियन हमें देखने को नहीं मिलती है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सेवरल एरियाज के अंदर, बहुत सारे एरियाज के अंदर हमने देखा कि पीजेंट्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की है, रिबेल्स के अगेंस्ट उनको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है रिबेल्स के रिगार्डिंग। उसके बाद जमींदार का रोल जो है क्या रहता है इसके अंदर, जिसकी वजह से फेलियर होता है रिवॉल्ट का। कुछ जमींदार पार्टिसिपेटेड अर्ली ऑन, स्पेशली लैंड ग्रांट्स राइट्स वर थ्रेटन्ड, हाउएवर परमानेंट सेटलमेंट जमींदार्स इन बंगाल एंड अदर एरियाज रिमेन्ड लॉयल टू प्रोटेक्ट देयर टाइटल्स। ठीक, अब क्या होता है कि कुछ जमींदार उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन कुछ ऐसे ये जमींदार भी थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जमींदार जो थे वो ब्रिटिशर्स को लॉयल रहे, क्योंकि उनको खदशा था कि अगर वो उनके साथ लॉयल नहीं रहेंगे तो उनका टाइटल भी जाएगा, उनकी पावर भी जाएगी, उनका प्रिविलेज भी जो है वो चला जाएगा। ब्रिटिशर्स ने उनको लॉयल जमींदार को रिवॉर्ड किया, उनको लैंड्स दी और उनको प्रिविलेजेस जो है वो दिए। अब लोगों को, उनको पता था कि इनको हम थोड़ा सा लालच देंगे तो ये जो है इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और लोग गद्दी की लालच में जो है वो कुछ भी कर जाते हैं। Fear of losing their position under restored Mughal rule led many to side with the British. अब कईयों को ये खदशा था, इस चीज का डर था कि अगर वो मुगल रूल के अंदर आ जाते हैं, मुगल रूल वापस से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो उनका जो ये है पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो ब्रिटिशर्स को जो है वो लॉयल रहते। कोई भी क्लास यूनिटी हमें देखने को नहीं मिली। द रिवोल्ट लैक्ड सपोर्ट अक्रॉस ऑल सोशल स्ट्रेटा। सोल्जर्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड एजुकेटेड एलीट्स वर नॉट यूनाइटेड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास यूनिटी नहीं थी। जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि सोल्जर्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, एजुकेटेड एलीट्स, ये आपस में यूनाइट नहीं थे। ठीक, ये अपने अपने मकसद के लिए जो है वो लड़ रहे थे, इनका अपना अपना व्यू था। ठीक, इट रिमेन्ड लार्जली ए सिपॉय रिबेलियन, इसीलिए इसको सिपॉय रिबेलियन भी कहा जाता है, ना कि पीपल्स मूवमेंट। The absence of a broad social cohesion weakened its impact and sustainability. अब हम देखते हैं कि जब उनके पास कोई भी क्लास यूनिटी नहीं थी, अलग अलग सेक्शन जो है वो आपस में जो है वो डिवाइडेड थी, तो इसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो भी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है और सक्सेसफुल नहीं रहती है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते हैं 1857 को। द ब्रिटिश स्विफ्टली ब्रॉट reinforcement फ्रॉम इंग्लैंड, चाइना एंड क्रीमिया टू क्रश द रिवॉल्ट। अब वो अपने ट्रूप्स, ये सारी चीजें वहां जो बाहर उन्होंने बेची थी, ठीक है, वहां से वापस बुलाते हैं। इंग्लैंड, चाइना, क्रीमिया से इस रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए दिल्ली, द सिंबॉलिक सेंटर ऑफ द रिबेलियन, वाज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। अब पहला स्टेप वो जो इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में लगाते हैं वो ये है कि हमने पढ़ा था दिल्ली नर्व सेंटर था इस रिवॉल्ट का, तो वो क्या करते हैं, दिल्ली को रिकैप्चर कर लेते हैं। कब? सितंबर 1857 के अंडर ब्रिगेडियर जॉन निकोलसन। ठीक, और उसके बाद वो बहादुर शाह जफर को कैप्चर कर लेते हैं और उसे रंगून भेज देते हैं जेल के अंदर। ब्रूटल पनिशमेंट फॉलोड। अब ब्रूटल पनिशमेंट वो लोगों को दे रहे थे जिनको उन पर शक था, या जिन ब्रिटिशर्स ने देखा था कि जो उनके खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहे थे, वो उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजाएं दे रहे थे। विलेजेस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, रिबेल्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा था पब्लिकली, और मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया जा रहा था।
Key rebel strongholds like Kanpur, 1857 लखनऊ एंड झांसी एंड ग्वालियर वर retaken। ठीक, अब क्या होता है कि जो की सेंटर्स थे जहां पर हमने देखा कि अपराइजिंग हमें देखने को मिली, जहां पर जो मेन सेंटर्स थे, ब्रिटिशर्स ने कानपुर को वापस ले लिया जुलाई 1857 के अंदर, लखनऊ को ले लिया मार्च 1858 के अंदर, झांसी और ग्वालियर को ले लिया 1858 के अंदर। तो अब हमारी रिवॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है क्योंकि सेंटर्स के ऊपर ही ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर के अंदर जंग लड़ती लड़ती उनकी डेथ हो जाती है, उनकी वफात हो जाती है, वो शहीद हो जाती है। तांत्या तोप को बाद में कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें भी जो है वो हैंग कर लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे इंडियन प्रिंसेस थे जैसे कि सिंधिया, निजाम और बहुत सारे अदर्स लोग जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इस रिवॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने जो है एडवांटेज लिया, किस चीज का फायदा लिया, जो उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, जैसे कि टेलीग्राफ हो गया, रेलवेज हो गया, बेटर कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन जो है उसने जो है ब्रिटिशर्स की काफी ज्यादा हेल्प की रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। और रिवॉल्ट ऑफिशियली कब खत्म होती है, जब क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर करती है पीस ऑन 8 जुलाई 1859 के अंदर, आफ्टर द फॉल ऑफ ग्वालियर, जब ग्वालियर का फॉल होता है और तांत्या तोप को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। ठीक, और उस तरीके से ऑफिशियली ये रिवॉल्ट खत्म होती है। देन हम कंक्लूजन पर आते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है, दो हीरोइक एंड वाइड स्प्रेड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, failed due to poor leadership, lack of unity, absence of nationalism, and the superior resources of the British Empire। अब ये बोल रहा है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है बहुत हीरोइक मूवमेंट था, इवेंट था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, बहुत सारी जगहों पर फैला भी था, मेन सेंटर्स के ऊपर फेल हो जाता है। अल्टीमेटली क्यों फेल होता है उसके रीजंस दे रहा है जो हमने पीछे जो है वो डिस्कस कर दिए। अब ये है हम इसको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसने एक फाउंडेशन बनाई, बुनियाद रखी आने वाली नेशनल स्ट्रगल्स के लिए। ठीक, while it laid the foundation for the future nationalistic movements, it exposed the deep internal divisions of Indian society and the overwhelming strength of the colonial rule। But इस चीज ने जो है हमने देखा कि इसने फ्यूचर आने वाली जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट है उसकी एक बुनियाद रखी, और इसने ये एक्सपोज किया कि इंडिया के अंदर इंटरनल डिवीजन क्या है, इंडिया के लोगों की कमियां क्या है, खामियां क्या है, जिसकी वजह से उनको वो जो है वो सप्रेस हो रहे हैं। ठीक, वो की और उन्होंने ये दिखा दिया कि कॉलोनियल रूल की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक, देन एट द एंड, अब आपने बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर सुन लिया, आपने काजेस देख लिए, आपने देखा कि ये फेल क्यों होता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ये 3 क्वेश्चंस का आंसर दोगे, उससे पूरा पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक के ऊपर आपका कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिसने बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट की रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। ठीक है, उसके सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऑब्स्टेकल क्रिएट की, ठीक है, किस चीज ने जो है वो क्रिएट की, कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसकी फेलियर के लिए। ठीक, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री पढ़ने का यही होता है कि हमारे अंदर एक क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाए। तो उसी हिसाब से एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको हमेशा क्वेश्चन पुट करने चाहिए, हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि क्या गलतियां हमने पहले की थी वो हमने आगे नहीं करनी है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आप भी हमें ये बताएंगे कि आपने इस इवेंट से जो है वो क्या लेसन सीखा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, तो उम्मीद है आपको ये चीजें जो है वो समझ आई होंगी। लेकिन हम हमेशा, हमारी हतल वसा यही कोशिश रहती है कि हम हर एक टॉपिक को जो है वो इतनी सिंपल तरीके से आपको समझाएं ताकि आपको उस चीज के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम इस वॉर की नेचर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।